आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड तेजी में या फिर ये कहें कि एक स्मार्ट बाउंस बैक आज इंडियन मार्केट्स में हमने आते हुए देखा है। और अभी का अगर आप रुझान देखेंगे तो निफ्टी 17,600 के ऊपर आ चुका है। 17,616 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 0.25% का उछाल, 303 अंकों की मजबूती। तो जहां खुले वहां से बाजार ने तेजी की चाल ही पकड़ी है और दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। 900 अंकों पर है सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में 700 अंकों से ज्यादा की तेजी है और मिड कैप्स भी पीछे नहीं है। आज के सेशन में यहाँ भी 0.2% की मजबूती का रुझान बना हुआ है। तो एक बार संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से और उसके बाद आपको बाजार की बड़ी बातें बताएंगे। और एशियन मार्केट्स का हाल पहले देखें फिलहाल के रुझान में तो निक्केई 1% ऊपर है, कॉस्पी ये भी 1% की मजबूती दिखा रहे। थोड़ी सॉफ्टनेस हैंगसेंग और शंघाई में जरूर दिखेगी आज के सेशन में, लेकिन अमेरिका के फ्यूचर्स ये तेजी दिखा रहे हैं। 138 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक का फ्यूचर भी 78 अंक ऊपर है, तो 0.1% की मजबूती यहां बनी हुई है। तो अब तक की बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बताते हैं। और बाजार में एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट, निफ्टी 17,600 के ऊपर निकल चुका है, बैंक निफ्टी भी 39,000 के ऊपर है। और अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो ये भी 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। आज सभी सेक्टर्स हरे निशान में है, तो यानी कह सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी बाजार में देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा तेजी कहीं है तो वह है ऑटो, पावर स्टॉक्स, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं। इसके अलावा बैंक्स, एनबीएफसीज, एफएमसीजी, एनर्जी, यहाँ भी खरीदारी का मूड है। मिड कैप्स में सबसे ज्यादा क्या चला है? रियल्टी स्टॉक्स चले हैं, एनबीएफसीज चले हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हैं, ये तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो निफ्टी पर ही अपनी राय दीजिए। दिन के ऊपरी स्तर, एक स्मार्ट शॉर्ट कवरिंग, संकेत भी ठीक है, क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा अपमूव मिला है। पूरा शॉर्ट कवरिंग का डे है आज। गैप अप खुला और एक लगातार एक अपमूव मिल रहा है, कहीं पर भी करेक्शंस आ नहीं रहे, एंट्री की जगह मिल नहीं रही है। लेकिन यस, 17,600 का जो मैं सुबह बताया था वहां टारगेट अचीव हो चुका। अब भी पॉसिबल अपसाइड है, लेकिन थोड़ा रिस्क एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यस, एक टोटल शॉर्ट कवरिंग डे है अहेड ऑफ द छुट्टी। बिल्कुल, कल की छुट्टी से पहले स्मार्ट शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में 17,600 के ऊपर निकला है निफ्टी। यहां से और तेजी दिखा सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से नई खरीदारी इंडेक्स पर इन लेवल्स पे करना कंफर्ट गाबा साहब को नहीं दे रहा है। तो गाबा साहब स्टॉक्स बताइए, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं? बिल्कुल, मुझे आरती इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, तेजी है यहाँ पर। 820 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। 850 आते दिनों में देखने को मिल सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है एसआरएफ। यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया तेजी है। 2,500 का स्टॉप लगा चले तो 2,600 देखने को मिल सकते हैं एसआरएफ में। तो आरती इंडस्ट्रीज और एसआरएफ, ये दो ट्रेड्स गाबा साहब ने चुने हैं खरीदारी के लिए। एसआरएफ 5% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड और आरती इंडस्ट्रीज में भी तेजी का ही माहौल बना हुआ है। अब बात करते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स देखते हैं पहले तो मिड कैप्स का। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है, 1.5% से ज्यादा की मजबूती है। मिड कैप इंडेक्स में 550 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। स्टॉक्स दिखाते हैं, पहले तो वो स्टॉक्स दिखाते हैं जो जिनकी पिटाई भी काफी हुई थी और अब रिकवर हो रहे हैं। उसमें है आईटी स्टॉक्स और आईटी में हैप्पीएस्ट माइंड, साइबर टेक, आर सिस्टम, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये तेजी दिखा रहे हैं। आज के सेशन में 3% तक की मजबूती बनी हुई है आईटी स्टॉक्स में। इसके अलावा अगर कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो एनर्जी स्टॉक्स देख लेते हैं या फिर पावर स्टॉक्स देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, सीईएससी, टाटा पावर, यहाँ पर 1% से लेकर 8% की मजबूती है आज के सेशन में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है और 342 के आसपास कर रहा है ट्रेड। कुछ और पॉकेट्स दिखाएं तो इसमें नजर डालेंगे एनबीएफसीज पर। रेपको होम फाइनेंस, उजीवन, 5 पैसा, एमएनएम फाइनेंशियल, यहाँ 5% तक का अपमूव है आज के सेशन में। और रेपको होम फाइनेंस में एक प्रॉफिट टेकिंग देखी भी गई थी और फिलहाल 5% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला एनबीएफसी शेयर है। बैंक स्टॉक्स देख लेते हैं। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, यहाँ तेजी है। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, यहाँ तेजी का मूड बना हुआ है। 0.4% ऊपर फेडरल बैंक कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स में ज्यादा तेजी दिखा रहा है ये शेयर्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हेवल्स 2.5% ऊपर, डिक्सन टेक 2.25% की मजबूती, वोल्टास 2.5% ऊपर है। वर्लपूल में भी 1% का अपमूव आज के सेशन में है। कुछ और स्टॉक्स दिखा देते हैं। एक बार देखते हैं रियल्टी को और कुछ और गेनर्स भी लेकर आएंगे। रियल्टी में डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, गोल्ड प्रॉपर्टीज, इनेबल्स रियल, यहाँ 4% के अपमूव आज के सेशन में है। कुछ और शेयर्स देखेंगे तेजी वाले तो एसआरएफ
भी हमारी लिस्ट में शामिल है, जो गाबा साहब ने भी रेकमेंड किया। इसके अलावा इन्फो एज में रिकवरी है गिरावट के बाद। पेंट स्टॉक्स में बर्जर पेंट, नैरोलैक जैसे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं। अशोक लीलैंड यहाँ पर 3% की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। अशोक लीलैंड पे कमेंट ले भी लेते हैं। ऑटो सेल्स के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, उससे पहले एक जोरदार तेजी के साथ ये पॉकेट कारोबार कर रहा है। अशोक लीलैंड पर गाबा साहब खास तौर से क्या राय है? बहुत ही अच्छी है, मुझे लगता है अशोक लेलैंड को मैं काफी लगे दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। जो ट्रेड हो रहा है, अब ट्रेड कर रहा है 152, 42, 52, 71। मुझे लगता है 148 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपसाइड जो टारगेट है अशोक लेलैंड के 160 के नजर आते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। ओके चलिए, तो ये आपको सजेशन दिया गया है अशोक लीलैंड पर 3% ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। लेकिन कुछ खबरों की ओर अब रुख करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जल्द ही लाइसेंस फीस में राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस फीस को 5 साल के लिए हटाने की दोबारा सिफारिश की है। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन सितंबर में होने वाली बैठक में इसे हरी झंडी दे सकता है। और क्या डिटेल्स है इस खबर से जुड़ी हुई, असीम मंचंदा से पूछ लेते हैं। तो असीम बताइए, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, किस तरीके की राहत उनको मिल सकती है? देखिए, सरकार जो है देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए उसने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें जो मांगी थी। तो ट्राई ने कहा कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी आप लाइसेंस फीस जो 5 साल के लिए माफ जो कर दीजिए। दूरसंचार विभाग की कमेटी जो है इससे सहमत जो है हो गई है। लेकिन दूरसंचार विभाग की कमेटी ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको इन्वेस्टमेंट जो है काफी ज्यादा जो करना पड़ता है। तो ये लाइसेंस फीस जो है 10 साल के लिए माफ जो की जाए। तो इसको लेकर के उसने ट्राई से दोबारा क्लैरिफिकेशन जो मांगे थे। ट्राई ने अपने क्लैरिफिकेशन जो है दोबारा से दूरसंचार विभाग को सौंप दिए और कहा है कि टेक्नोलॉजी जो है हर साल बदल जाती है, तो इसके लिए पहले 5 साल के लिए इनको मंजूरी जो है वो दी जाए और उसके बाद 5 साल के बाद डिसाइड जो है वो किया जाए कि लाइसेंस फीस का वेवर जो है आगे भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा। अब जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसकी बैठक जो सितंबर में होने वाली है और उसके अंदर लाइसेंस फीस वेवर करने को मंजूरी जो मिल सकती है। इससे जो सरकार है उसके ऊपर करीबन 1000 करोड़ रुपए का बोझ जो पड़ेगा। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए काफी बड़ी राहत की बात होगी कि वो जो अभी 8% लाइसेंस फीस दे रहे हैं उनको वो लाइसेंस फीस जो नहीं चुकानी होगी। तो ये डिटेल्स आपको मिली हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी खबर। जो दिग्गज टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही कुछ छोटी स्मॉल कैप कंपनियां भी हैं जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनकी लाइसेंस फीस कम होगी जिसके कारण बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन शुक्रिया असीम डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं एमएससीआई रिबैलेंसिंग की। एमएससीआई इंडेक्स में आज रिबैलेंसिंग होने जा रही है और किन शेयरों में ज्यादा बिकवालिया खरीदारी होगी ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए, क्या इम्पैक्ट होगा किन पॉकेट्स पर, किन स्टॉक्स पर? देखिए, एमएससीआई की रीबैलेंसिंग आज होने जा रही है। इसका एक रीजन ये भी है कि कल 31 अगस्त को जब रीबैलेंसिंग यूजुअली होती है, क्योंकि बाजार बंद है, तो वो रीबैलेंसिंग आज होने जा रही है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे इंडिया में से आउटफ्लो दिखाई देंगे, क्योंकि वेटेज हल्के तरीके से कम हो रहा है। लेकिन अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी शेयर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकवाली शायद आपको आईटी स्टॉक्स में होती हुई दिखाई दे एमएससीआई में आखिर के आधे घंटे में। तो 3 से 3:30 बजे के बीच में ये रिबैलेंसिंग होती हुई दिखाई देगी। अगर हम फ्लोज की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री जैसे शेयर्स में आज आपको सेल फ्लोज आते हुए दिखाई देंगे और ये सेल फ्लोज की रेंज लगभग 100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए के बीच में है। स्क्रीन पे आपके वो प्लेट आएगी जहां आपको वो सेल फ्लोज दिखाई देंगे। तो इन्फोसिस और माइंडट्री की बात करें तो यहाँ लगभग 2.5 से 4 मिलियन डॉलर्स के आसपास की आपको सेलिंग दिखाई देगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ भी आपको लगभग 250-300 करोड़ के आसपास का सेल फ्लो दिखाई देगा, क्योंकि वेटेज यहाँ कम हो रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक में आपको हल्के से लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच में सेल फ्लोज आते हुए दिखाएंगे। बाय फ्लोज की बात करें तो आज अदानी ग्रुप के शेयर्स फोकस में रहेंगे। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, इसके अलावा मथसन सुमी में भी आपको लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग दिखाई देगी। तो अदानी ग्रुप और मथसन सुमी एक तरफ जहां बाय फ्लोज हैं, और आईटी पैक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट्स में आपको हल्के से सेल फ्लोज आखिर के आधे घंटे में दिखाई देंगे। ठीक है, इनफैक्ट तो ये वो पॉकेट्स होंगी जो रहेंगी फोकस में। मदसन सुमी का जिक्र किया
और साथ ही अदानी ट्रांसमिशन, खासतौर से अदानी ग्रुप पर भी ध्यान रहेगा। इनफैक्ट यतिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे ऑटो सेल्स नंबर्स पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मदरसन सुमी वायरिंग इस स्टॉक पे एक मैं राय ले लेती हूँ गाबा साहब की। हालांकि ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों से तो नीचे जरूर आया है, लेकिन अब से थोड़े समय पहले करीब 11 साढ़े 11 के आसपास इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी थी और ये 87 रुपए तक गया था। फिलहाल 82 के आसपास कर रहा है ट्रेड। गाबा साहब एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या राय है आपकी। बॉटमिंग आउट प्रोसेस मदरसन सुमी में शुरू है, कंप्लीट नहीं हुआ। सपोर्ट है करीब 113 में, 113 से मिल जाता है तो एक अप मूव मिल सकता है मदरसन सुमी में। तो ऐसा कुछ होता है तो 140 भी आ सकता है। एक बार 140 जाएगा तब हम कहेंगे कि ये बॉटमिंग आउट हो गया। जब तक ये जाता नहीं तब तक हम कहेंगे बॉटमिंग आउट प्रोसेस ऑन है, रिस्क है, 113 का स्टॉप लगाना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, सीमेंट स्टॉक्स में भी आज रियल्टी सीमेंट दोनों ही पॉकेट परफॉर्म कर रही हैं। सीमेंट में इंडिया सीमेंट्स पे एक राय लेते हैं क्योंकि इस स्टॉक में वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। आज स्टॉक अब 6% ऊपर कर रहा है कारोबार, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही है। 230 के मौजूदा लेवल्स हैं, 234 का हाई है। गाबा साहब बताइए इंडिया सीमेंट्स पर आपकी राय। सुबह बात हुई थी 10:30 बजे इंडिया सीमेंट पर, मैंने कहा था कि 240 तक जा सकता है, अब 230 पे चल रहा है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त ये 240 भी पॉसिबल है आते दिनों में। इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर इंडिया सीमेंट का अच्छा है, खरीद सकते हैं। 210 का स्टॉप लगाइए और थोड़ा मेरे ख्याल से जगह देनी चाहिए, फिर चाहे 250 पे चला जाएगा। आपकी बात सही है, इंटर सीमेंट से तो सही है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए, काफी बढ़िया है स्टॉक यहाँ पर मुझे लगता है कि अपू बाकी है। ओके अच्छा गाबा साहब, बैंक्स में कुछ पसंद आ रहा है क्या छोटे बैंकों में? क्योंकि प्राइवेट में फेडरल बैंक, सरकारी में कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कोई ट्रेड का कंफर्ट है? यस, फेडरल बैंक में बाइंग नजर आती है। आज के दिन 116 का स्टॉप लगाकर चले तो एक अपू पॉसिबल है, 120 तक पॉसिबल है देखेंगे फेडरल बैंक। और रही बात बैंक ऑफ बड़ौदा की, यहाँ पर भी तेजी है, मोमेंटम है यहाँ पर भी। यहाँ पर 128 का स्टॉप लगाना चाहिए, अब ट्रेड करें 129 के आसपास। यहाँ पर 135 पॉसिबल है आते दिनों में। दोनों ही स्टॉक अच्छे लगते हैं, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो तेजी की अपॉर्चुनिटी फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में है, दोनों ही दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं ट्रेड। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि अब 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी में है। 17,630 तो महज पिछले 7-8 मिनटों में मजबूती और एक्सटेंड हुई है और अब ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ निफ्टी आ चुका है दिन के ऊपरी स्तरों पर। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं वहां क्या रुझान बना हुआ है। निफ्टी तो डे हाई पर है ही, लेकिन बैंक निफ्टी में क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन आज आ रहा है उसमें की कंट्रीब्यूशन बैंक्स की ओर से है। HDFC बैंक, ICICI बैंक मिलकर 55-60 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को ऐड कर दे तो इसका कंट्रीब्यूशन और है, सिग्निफिकेंट है। 850 अंकों की मजबूती है अब इनफैक्ट निफ्टी बैंक में। तो एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले इनफैक्ट पूरे ही स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक दिखा रहा है क्योंकि अब ये 2.25% ऊपर आ चुका है। गाबा साहब, टारगेट्स कुछ चेंज करेंगे क्या निफ्टी बैंक निफ्टी पर, या फिर अभी का अप मूव देखते हुए क्या टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दोनों निफ्टी और बैंक दोनों अच्छे लगते हैं। इसमें इतनी बात कही थी कि मैं जैसे करेक्शन नहीं आ रहा है, अपमू अब भी ऑन है। मैं नहीं कहूंगा अपमू ऑन नहीं है, लेकिन करेक्शन नहीं मिल रहा है, बस इतनी बात है। लेकिन मैं कहूंगा अपमू स्टिल ऑन है, यू कैन स्टिल स्टे इन्वेस्टेड। 17,630 पे अब ट्रेड कर रहा है, 17,500 भी पॉसिबल है, 17,700 अब भी पॉसिबल है, और हो सकता है बैंक निफ्टी में 39,200-250 तक जा सकता है। लेकिन यस, शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त नजर आती है। गाबा साहब एक स्टॉक देखिए प्लीज, CESC का। इस स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में ही तेजी आई है, अब 83 के आसपास कर रहा है ट्रेड। हालांकि चला तो ये पिछले आधे पौना घंटे में है, लेकिन अभी अभी इसमें स्ट्रेंथ और एक्सटेंड हुई है और अब ये ऑलमोस्ट 7%, 6.5% ऊपर आ चुका है। क्या व्यू है CESC पर? CESC करीब 83 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 81 का बस। ये 85 to 86 पॉसिबल है CESC, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अराउंड 86 जोन्स पर। लेकिन यस, अपू ऑन है, मोमेंटम है CESC। ओके, तो CESC पर रखे नजर, 6.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। लेकिन रौनक का चौतरफा है, सबसे ज्यादा चल रहे हैं आज ऑटो स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स। और ऑटोज की बात करें तो एक दिन की छुट्टी के बाद जब हम आएंगे तब ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे। नंबर्स कैसे रह सकते हैं, कैसी बिक्री होने की एक्सपेक्टेशंस है अगस्त में, ये तमाम बातें बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन, अब तक के ट्रेंड्स देखें तो पैसेंजर व्हीकल हो या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, यहाँ तो गाड़ियां खूब बिकी हैं। टू व्हीलर्स ने हालांकि थोड़ा डिसअपॉइंट किया है।
क्या इंडिकेट कर रहे हैं अगस्त के नंबर्स? अगस्त महीने के ऑटो सेल्स की बिक्री की बात करें तो अच्छे प्रदर्शन का अनुमान है। जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स का सवाल है, अच्छी ग्रोथ यहां आएगी। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड से, जहां 46% की ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो यहां भी आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी, लगभग 41% की, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट दोनों ही सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं, डिमांड भी अच्छी दिखाई दे रही है। मारुति ऑर्डर बुक अच्छी है और चिप शॉर्टेज भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है। इस महीने 1.5 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है अगस्त के महीने का, जो 14% का ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे आता हुआ दिखाई देगा। M&M ऑटोमोटिव लगभग 85% की ग्रोथ, क्योंकि जो नए लॉन्चेस है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिसके कारण पूरा नंबर जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर्स में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखेंगी क्योंकि रूरल मार्केट थोड़ा स्लो है, लगभग 3% बिक्री घटने का अनुमान है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, और एस्कॉर्ट्स के लिए भी लगभग 25% की बिक्री घटने का अनुमान है। जहां तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, क्योंकि टू व्हीलर्स की बात करेंगे, लगभग 70,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है, जो लगभग 52% साल दर साल बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। बजाज ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े फीके हैं, क्योंकि जो कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं वो वहां थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लगभग 3% से बिक्री घटने का अनुमान है। 3.6 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री आपको होती हुई दिखाई दे सकती है अगस्त के महीने में। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी बहुत फेस्टिव सीजन का चीयर है, होलसेल इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही हैं और इसीलिए यहां लगभग 6% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 5 लाख यूनिट्स के बीच में ये फिगर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। टीवीएस मोटर्स ओवरऑल बेसिस पे लगभग 12% का ग्रोथ यहां दिखेगा। एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा कर रहे हैं और डोमेस्टिक स्कूटर मार्केट भी काफी बॉयंट दिख रहा है टीवीएस मोटर्स के लिए। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स बेहतर आ सकते हैं और टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स पर खास तौर से नजरें रहेंगी। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे मनी कंट्रोल प्रो के आकर्षक ऑफर के बारे में। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। इसीलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी बरकरार। दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार कर रहे हैं कारोबार। लेकिन अब बात करते हैं खास कॉन्वर्सेशन की। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने आज प्रधानमंत्री को अपनी वो रिपोर्ट सौंप दी जिसमें अगले 25 साल के लिए देश के ग्रोथ का रोड मैप बताया गया है। इस रिपोर्ट पर नीति आयोग के पूर्व CEO अमित कांत से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। किस तरह की फाइंडिंग्स आपको लगी, खास तौर पर अगर हम इंडिया की ग्रोथ की बात करें तब जब भारत 100 साल का हो जाए? तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भारत को एक जनरेशन के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव में कि एक जनरेशन के अंदर बदलाव लाना है, और ये जो रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की जो माइकल पोर्टर हेड करते हैं, उसका लक्ष्य यही है कि क्या भारत को करना है कि ये लगातार ग्रोथ करता रहे। इसमें 3 चीज़ें जो भर के आती हैं कि क्या पॉलिसी चेंजेस आवश्यक हैं, दूसरा स्टेट्स को क्या करना है, तो तीसरा चीज़ कि आपको कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्या करना है, चौथा कि सोशल प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इनको सब मिला के क्या करना है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर इंडिया को ग्रो करना है लगातार अगले 25 वर्षों में, तो स्टेट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और स्टेट्स को लगातार ग्रोथ करने की आवश्यकता है। ऑलराइट सर, इस रिपोर्ट की शुरुआत में ये बात लिखी गई है, हिल टू क्लाइंब, व्हाट विल इट टेक इंडिया टू रियलाइज। तो अगर हम इसका मकसद निकालें, आपको लगता है कि अभी बड़े चैलेंजेस भारत के सामने हैं जो ये कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक? इंडिया ने बहुत काम किया है कई क्षेत्रों में, जैसे कि स्वच्छता हो, या जैसे हमने रोड्स बनाई है, या जैसे हमने घर दिए हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई घर घर पहुंचाई है, जैसे हमने कुकिंग गैस घर घर पहुंचाया है। इसी तरह हमारा लक्ष्य ये है कि हम अगले 25 वर्षों में अपने आप को हाई इनकम कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के स्केल पर ले जाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वो ये रोड मैप क्या होगा वो इस रिपोर्ट में कहा जाता है।
तो ये आपने खास बातचीत सुनी अमिताभ कांत के साथ, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और आनंद राठी शेयर्स की मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला हो रहा है। जो बदलाव किए गए हैं वो पहले आपको बता देते हैं। प्रशांत सावंत ने M&M खरीदारी करने की सलाह दी है। एक ट्रेड उन्होंने ऐड किया है। 1300 के लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं। लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1425 का, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा वो 1270 का होगा। तो M&M में खरीदारी की कॉल है प्रशांत सावंत की ओर से 1425 के टारगेट के लिए। अब दिखाते हैं मुनाफे का मीटर, और अब तक के रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। अमित सेठ और प्रशांत सावंत के बीच में मुकाबला बराबरी का। दोनों के ही पोर्टफोलियो 11.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहे हैं। मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो फ्लैट है। तो ये है स्थिति, लेकिन अमित सेठ और प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो पर, इनकी परफॉर्मेंस पर रहेगी नजर। रुक रहे हैं इसी के साथ इस ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी सुमित मेहरोत्रा के साथ। न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे M&M फोर्जिंग के वाइस चेयरमैन और MD विद्याशंकर कृष्णन से। तो एक ब्रेक के बाद M&M फोर्जिंग की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।